नमस्कार, प्रणाम। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से वहां रह रहे हिंदुओं पे हमले तेज हो गए हैं। 25 नवंबर को हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पे हमले किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू पे जारी हिंसा के बीच अचानक से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर हो गई। बांग्लादेश में जब जब खूनी विद्रोह हुआ है तब तब उसका असर बंगाल की सरकार पे पड़ी है। और दूसरा, झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से जारी समन की अवहेलना से संबंधित एक मामले में रांची में एमपी एमएलए अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को फिर से होना है और तब तक हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। इन तीनों टॉपिक को एक एक करके विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन टेम्पल चर्चा में। वजह यह है कि बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के बड़े चेहरे पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी है। चिन्मय कृष्ण दास को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। वह जब ढाका से चटगांव जा रहे थे तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बांग्लादेशी पुलिस के एक्शन के बाद हिंदू में गुस्सा है, वो कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों लोग सड़क पे उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी पे चिंता जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से हम बहुत ज्यादा चिंतित है। यह घटना बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पे कई हमलों के बाद हुई है। विदेश मंत्रालय ने दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पे हो रहे हमलों पे भी चिंता जताई है। चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मुखर आवाज रहे हैं। उन पे सरकार के खिलाफ बोलने और अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत करने का आरोप लगा है। चटगांव की कोतवाली थाने में 30 अक्टूबर को चिन्मय दास समेत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पे हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। चिन्मय दास बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के साथ हिंदू के भी सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। उन्होंने वहां पे इस्कॉन टेम्पल का खूब प्रचार और प्रसार किया है। यह सब कुछ तब हो रहा है जब बांग्लादेश में हिंदू की आबादी घट रही है। इसी वक्त में मोहम्मद यूनुस को इस्कॉन टेम्पल का बांग्लादेश हिंदुओं को जागरूक करना रास नहीं आ रहा है। सत्ता में उनके आने के बाद से ही हिंदू पे हमला बढ़ा है। इस्कॉन टेम्पल तो खास तौर से उनके निशाने पे है। उस पे बैन की मांग भी उठ रही है। इस्कॉन वो संस्था है जो लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति जागरूक करता है, जो भगवत गीता का संदेश घर घर पहुंचाने का काम करता है। स्वामी श्री प्रभुपाद ने 11 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना किया था। दुनिया भर में इसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। आम लोगों में इसकी पहचान हरे कृष्णा हरे राम वाले मंदिर के तौर पे रहा है। भारत ही नहीं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, पाकिस्तान जैसे देशों में भी इस्कॉन टेम्पल जैसा मंदिर है। कुल मिलाकर दुनिया भर में इस्कॉन टेम्पल के 108 मंदिर हैं। इसके कई केंद्र भी हैं। अकेले बांग्लादेश की बात करें तो ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट, रंगपुर, खुलना, बरिशल, मीमन सिंह में इसके मंदिर है। इस्कॉन के मंदिर बांग्लादेश ही नहीं पाकिस्तान में भी है, लेकिन बांग्लादेश में वो जितना निशाने पे रहता है उतना पाकिस्तान में भी नहीं रहता है। एक समय बांग्लादेश की आबादी में लगभग 20% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 9% से कम हो गई है। दशकों से उन्हें शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का समर्थन मिलता रहा, लेकिन सत्ता बदलते ही हिंदुओं के बुरे दिन भी शुरू हो गए। समुदाय के नेताओं का दावा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हमेशा उपद्रवियों और दंगाइयों का आसान निशाना होते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2013 और सितंबर 2021 के बीच हिंदू समुदाय पे कम से कम 3638 हमले हुए हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला को रोकने में विफल रही है। हाल ही में बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य घोषित करने की मांग भी उठी है।
देश के अटॉर्नी जनरल एमडी असदुज्जमा ने कोर्ट में कहा था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता उस देश की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जहां 90% आबादी मुस्लिम है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई को इस्कॉन टेम्पल और चिन्मय दास उठाते रहे। इस्कॉन टेम्पल पे बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लग चुका है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस्कॉन टेम्पल ये नैरेटिव बना रहा है कि हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित है। बांग्लादेश में इस्कॉन की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। यहाँ पे उसके फॉलोअर में बढ़ोतरी हो रही है। हिंदुओं के कोई त्योहार में इस्कॉन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, खास तौर पे जन्माष्टमी में। जरूरतमंदों को वो राशन भी मुहैया कराता है। इस्कॉन का यही प्रचार और प्रसार यूनिस सरकार को रास नहीं आता और बौखलाहट में उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। बांग्लादेश में हिंदू पे जारी हिंसा के बीच अचानक से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर हो गई हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा का सत्र बुलाकर बांग्लादेश में यूएन शांति सेना की तैनाती की मांग कर दिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यह पहली बार है जब भारत के किसी सदन में आधिकारिक तौर से इस तरह की मांग की गई है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं अब तक चुप थी लेकिन अब शांत नहीं रह पाऊंगी। इस पे केंद्र को फैसला करना ही होगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या मजबूरी है कि ममता बनर्जी को विधानसभा के भीतर बांग्लादेश के मुद्दे पे बयान देना पड़ गया। देखिए, अगस्त 2024 में बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में वहां अंतरिम सरकार चल रही है। हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू और उनके विचारकों पे नकेल कसा जा रहा है। बांग्लादेश के इस एक्शन ने ममता बनर्जी को डरा दिया है। इस डर की वजह 3 कारण है। आइए इन तीनों कारणों को एक एक करके बारीकी से जान लेते हैं। बांग्लादेश में जब जब खूनी विद्रोह हुआ है तब तब उसका असर बंगाल की सरकार पे पड़ी है। 1964 में बांग्लादेश में पहली बार बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी। उस वक्त बंगाल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मुख्यमंत्री उसका प्रफुल्ल चंद्र सेन हुआ करते थे। बंगाल में हिंसा की वजह से बड़े पैमाने पे शरणार्थी बंगाल आए। कांग्रेस की सरकार में शरणार्थी बड़ा मुद्दा बन गया। 1967 के चुनाव में बंगाल में इस मुद्दे की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन बंगाल में हुआ। 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बड़े पैमाने पे बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं हुई। हिंसक घटनाएं से बचने के लिए लोग बंगाल की ओर भागने लगे। कहा जाता है कि बांग्लादेश से भारत में उस वक्त करीब 1 करोड़ शरणार्थी आए हुए थे, जिसमें अधिकांश बंगाल में ही रुके हुए थे। 1977 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिबा बसु के नेतृत्व में सीपीएम ने इन शरणार्थियों के रहने की बड़ा मुद्दा बनाया। कोलकाता के इर्द गिर्द इसका असर हुआ और बंगाल में कांग्रेस की सरकार उखड़ गई और सीपीएम की ज्योति बसु सीएम बनाए गए। बांग्लादेश मुद्दे पे डर की दूसरी वजह हिंदुत्व का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 28% है। हिंदू यहाँ 70% के आसपास रहते हैं। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ममता पे लगाया था, लेकिन उस चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटकनी दे दी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे हिंसा को बीजेपी स्थानीय स्तर पे बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद में जुटी हुई है। ममता इसी डर से पहले ही इस मुद्दे को केंद्र के पाले में डाल दिया है। बंगाल में आरएसएस का विस्तार भी ममता के डर की प्रमुख वजह है। 2011 में पूरे पश्चिम बंगाल में संघ आरएसएस की मात्र 511 शाखाएं लगती थी। 2023 में यह संख्या बढ़कर करीब 3000 पे पहुंच चुकी है। संघ बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार मुखर है। ऐसे में ममता बनर्जी को लगता है कि इस मुद्दे पे अगर वे चुप रहती हैं तो इसका सीधा नुकसान उन्हें हो सकता है। इसीलिए भी ममता बनर्जी ने विधानसभा सत्र बुलाकर बांग्लादेश मामले में दखल देने की मांग किया है। बांग्लादेश मुद्दे पे बीजेपी को बैक फुट पे धकेलने के लिए ममता बनर्जी ने एक बड़ी रणनीति तैयार किया है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पे सिर्फ अकेले बात रखेंगी। कोर कमेटी और विधायक दल की बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ने इस बार सभी नेताओं को निर्देश दिया है कि बांग्लादेश के मुद्दे पे कब और क्या बोलना है, इसका फैसला सिर्फ ममता बनर्जी करेंगी। नेता इसी बात को दोहराएंगे। कहा जा रहा है कि किसी एक पक्ष की पैरवी से बचने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ने यह फैसला किया है। मई 2026 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, यानी विधानसभा के चुनाव होने में अब सिर्फ 18 महीने का वक्त बचा है।
बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन भी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। ममता बनर्जी की कोशिश चौथी बार सत्ता में वापसी करने की है, तो बीजेपी पहली बार यहां भगवा लहराने की कवायद में जुटी हुई है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों की जरूरत पड़ती है। झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस ए.के. चौधरी की पीठ ने बुधवार को हेमंत सोरेन को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पे रोक लगा दिया है। पीठ ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होना है। उल्लेखनीय है कि रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन की कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज करते हुए 4 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी की ओर से समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को उपस्थिति होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कई तिथियों पे उपस्थित नहीं हुए थे। बाद में यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया था। शिकायतवाद में ईडी की ओर से बताया गया था कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र 2 समन पे ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है। ईडी की समन की अवहेलना के मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट ने उपस्थिति के आदेश पे रोक लगा दिया है, मामले में सुनवाई टाल दी जाए। इस पे कोर्ट ने मामले में अगले आदेश तक सुनवाई स्थगित कर दिया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।